यह चैप्टर 12th क्लास का जो भूगोल है उसकी जो दूसरी किताब है जिसका शीर्षक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था है, उसका पहला चैप्टर है। अगर आपने इस चैनल के और वीडियो को पहले देखा होगा तो उसमें आपने इसकी जो पहली किताब है भूगोल की, जो कि मानव भूगोल है, उसके 2 चैप्टर पर आपको चर्चा की गई है, जिसमें एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर जनसंख्या से है उस पर चर्चा की गई है, जिसमें जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न शब्दावलियां हैं उन पर काफी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अगर इस चैप्टर को देखा जाए और इस पूरी किताब को देखा जाए तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें मुख्यतः भूगोल की 2 शाखाएं जुड़ी हुई हैं जो भारत से संबंधित है। इसमें कुछ चैप्टर आपको मानव भूगोल से संबंधित है, जैसे जनसंख्या जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है ये मानव भूगोल से संबंधित है, और जो इस अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है वो भारत के इकोनॉमिक ज्योग्राफी के संबंध में बात की जा रही है। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसमें मानव भूगोल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल दोनों की चर्चा की गई है। आइए अगर इस चैप्टर को शुरू करें। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि लोग जो है वो किसी भी देश के एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। आपको संभवतः पता होगा कि जो किसी देश की जनसंख्या होती है वो उसका एक संसाधन है जिसको हम मानव संसाधन के रूप में जानते हैं। क्लास 9th में आपने इस संबंध में एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है जो कि मानव संसाधन के विषय में बताता है कि किस प्रकार से किसी देश की जनसंख्या जो है वह उसके लिए एक संसाधन के रूप में होती है और उसका इस्तेमाल उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि चीजों पर ध्यान देते हैं, जिससे मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ती है और वो अंततः देश के आर्थिक प्रगति में काम आता है, देश की आर्थिक प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो लोग जो होते हैं, जो जनसंख्या होती है, वो किसी देश का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। भारत की अगर आबादी की बात की जाए 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से लगभग 121 करोड़ भारत की आबादी है, जो कि चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है। चीन दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश और उसके बाद हमारा देश भारत। भारत की जनसंख्या को अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अगर मिला दिया जाए तो उनकी जनसंख्या से भी अधिक जनसंख्या भारत की जनसंख्या है। यह भारत की जनसंख्या की व्यापकता और इसकी विशालता को दर्शाने के लिए आपको ये लिखा हुआ है कि अगर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को भी जोड़ दिया जाए तो भी वह भारत की जनसंख्या के मुकाबले कम ही है। ऐसा कहा जाता है कि इतनी बड़ी जो जनसंख्या है वह निश्चित तौर पर जो हमारा देश है उसमें जो संसाधन है उस पर दबाव डालती है। आपको पता होगा संसाधन के संबंध में, आपने इसके बारे में क्लास 10 में काफी विधिवत तरीके से पहला चैप्टर जो है क्लास 10 का उसमें पढ़ा हुआ होगा। कई प्रकार के संसाधन है, मानव जनित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो ये जो संसाधन है जिसमें कि खासकर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये सीमित होते हैं, और अगर जनसंख्या ज्यादा होती है तो वो कहीं ना कहीं संसाधनों पर दबाव तो डालती है, ऐसा माना जाता है। और ये कहीं ना कहीं देश में जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उपजती हैं उनके पीछे भी व्यापक जनसंख्या जो है, एक विशाल जनसंख्या जो है वो एक कारण के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी भारत का जो जनसंख्या है, जो एक विशाल जनसंख्या है, वो हमारे देश में कई तरह की जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उनके लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में जैसे कि हमारे यहाँ एक गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब जो समस्याएं हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की इस विशाल जनसंख्या को भी एक कारण के तौर पर देखा जाता है। हम इस चैप्टर में भारत की जनसंख्या के संबंध में जो जिन चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत की जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप, यानी भारत की जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। आपको पता होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा देश है। तो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो इस विशाल
क्षेत्र वाला जो हमारा देश है, क्या जनसंख्या सर्वत्र एक जैसी ही फैली हुई दिखाई देती है, या कुछ इलाकों में कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? उसी तरीके से हम जब वितरण की बात करते हैं तो हम असल में उस समय जनसंख्या के घनत्व के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। जनसंख्या घनत्व या वितरण इस संबंध में हम लोग इस चैनल में पहले जो मानव भूगोल से संबंधित जो चैप्टर है उस पर चर्चा की जा चुकी है कि जनसंख्या का वितरण क्या होता है और जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में वृद्धि और संगठन यानी भारत की जनसंख्या के वृद्धि के बारे में और उसके संगठन के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम जिन जनसंख्या के आंकड़ों की चर्चा करते हैं, ये जनसंख्या के संबंध में जो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो आपको 1872 में हुई थी, परंतु पहली जो संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में होती है, यानी शुरुआत 1872 में हुई थी, परंतु यह संपूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। और जो विधिवत तरीके से भारत में जनगणना की शुरुआत होती है वो 1881 से होती है और निरंतर उस समय से प्रत्येक 10 साल पर भारत में जनगणना होते चली आ रही है। और इससे हम कई प्रकार के आंकड़ों को प्राप्त करते हैं जो हमारे देश के जनगणना के संबंध में हमें कई सूचनाएं प्रदान करता है, जिससे हम भारत के विकास के लिए, भारत की उन्नति के लिए जो हम एक नीति तैयार करते हैं, जो विकास की नीति तैयार करते हैं, उसके लिए हमें जनगणना और जनगणना से प्राप्त जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े होते हैं ये हमें जरूरी होते हैं, ताकि हम एक सही नीति अपने देश के विकास के लिए बना सकें। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये लाइन ध्यान में रखिएगा कि पहली जनगणना कब हुई और पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो है आपके जनसंख्या का वितरण। वितरण जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आप इस शब्द का अर्थ समझ रहे हैं कि भारत में हमें अब ये देखना है कि भारत का जो एक विशाल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। यहाँ पर आपको चित्र 1.1 जो कि आपके बुक में जस्ट इस पेज के आगे का जो पेज है उस पर आपको भारत का एक मानचित्र दिखाया गया है। और इस मानचित्र में कहा जा रहा है कि जनसंख्या के स्थानिक वितरण के जो प्रतिरूप है उनको वर्णन करने का प्रयास कीजिए। अब ये जनसंख्या का स्थानिक वितरण का प्रतिरूप कहने का अर्थ क्या है, यानी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण किस रूप में हमें दिखाई देता है, अर्थात कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, इन चीजों को हमें समझने का प्रयास करना है। कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप जो है वो बहुत ही असम है, असम अनइवन है। यानी भारत में जनसंख्या का जो वितरण है विभिन्न क्षेत्रों में वो हमें बिल्कुल ही एक अनइवन असम दिखाई देता है, समानता दिखाई नहीं देती है। कहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या हमें दिखाई देती है किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में बहुत ही कम दिखाई देता है। उसी तरीके से जो हमारे राज्य है देश में और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो हमें बताता है कि भारत में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। अगर राज्यों के बारे में बात की जाए, भारत के जो 28 राज्य हैं वर्तमान में, अगर इसमें बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और फिर बिहार तथा चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। ये लाइन भी आप याद रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, या दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है। तो अब जो अगला आपका पेज है जिसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये भारत का जनसंख्या वितरण आपको दिखाया गया है जो कि 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं छोटे छोटे बिंदु बनाए गए हैं। एक बिंदु का जो मान है, आप यहाँ पर देखें, एक बिंदु का जो मान है वो लगभग आपको 2 लाख व्यक्तियों के बराबर है। इस तरीके से अगर आप देखें तो इस पूरे मानचित्र में आपका जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इसमें जो डॉट्स की संख्या है, जो बिंदुओं की संख्या है वो सर्वाधिक दिखाई दे रही है। यानी ये जो इलाका है, ये जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर हमको सर्वाधिक जनसंख्या दिखाई देती है इस क्षेत्र में। दूसरी तरफ अगर आप इस राजस्थान, गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, अगर इन कुछ महाराष्ट्र का इलाका इसमें शामिल है, अगर इन इलाकों को देखें
तो आपको इस क्षेत्र में डॉट्स की संख्या कम दिखाई दे रही है। इन दोनों उदाहरणों से जो हमें समझना है वो ये कि भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं है, असमान है। आप इन डॉट्स में जहाँ पर सघन दिखाई दे रहा है, आपको बिंदु या डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि वहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है। जहां पर आपको कम दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि वहां पर जनसंख्या कम है। इसी मानचित्र को थोड़े डिटेल में आपको आगे समझाने का प्रयास किया गया है। आपके बुक में पीछे इस पूरे बुक के सबसे अंत में आपको कुछ परिशिष्ट दिए गए हैं। जैसा कि इसमें परिशिष्ट को दिया गया है, उसमें अगर आप परिशिष्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको भारत की जो संपूर्ण जनसंख्या है और विभिन्न राज्यों में जो जनसंख्या है उसका एक सूची दिया गया है। आपको वो सूची जरूर देखनी चाहिए और उसी सूची के माध्यम से यहाँ पर आपको कुछ बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये आपको कुल ऐसे राज्य हैं जिनकी अगर सारी जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो भारत की जो कुल आबादी है, यानी जो लगभग 121 करोड़ की जो आबादी है, उसका 76% जो आबादी है वो मात्र इन्हीं राज्यों में है। यानी अगर आप देखें तो संभवतः ये 10 राज्य हैं और इसमें मतलब पूरे भारत की जो जनसंख्या का 76% भाग, यानी लगभग 2/3 जो आपकी जनसंख्या है वो मात्र इन 10 राज्यों में आपको अवस्थित है। उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल तो काफी ज्यादा है, अच्छा खासा क्षेत्रफल है, परंतु अगर भारत की कुल जनसंख्या को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में मात्र 1.04%, अरुणाचल प्रदेश में 0.84%, उत्तराखंड में 0.83% है। अगर आप भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखेंगे, आप देखेंगे कि ये तीनों क्षेत्र, जैसे जम्मू और कश्मीर वर्तमान में राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगर इनके मैप को आप देखें तो आप देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल तो काफी बड़ा है, परंतु यहाँ पर जनसंख्या जो है वो काफी विरल है। जबकि इसके ऊपर के जो आपने राज्य देखे थे वो आपको क्षेत्रफल के मामले में इन्हीं राज्यों के जैसे हैं, परंतु यहाँ पर जनसंख्या काफी हमको सघन दिखाई देती है। कहा जा रहा है कि जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है, यानी इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो एरिया है इनका बहुत बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर जनसंख्या का आकार हमको छोटा दिखाई देता है। भारत में जो जनसंख्या है उसके असम स्थानिक वितरण है, यानी क्षेत्रीय हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या प्रत्येक जगह एक समान वितरित नहीं है, असमान रूप से वितरित है। यहाँ पर 1-2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो उसमें क्षेत्रीय विविधता या असम स्थानिक वितरण क्यों दिखाई देता है। तो इसके पीछे जो हमारे कारण है वो देखिए, इसके पीछे आपको भौतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण है। और कहता है कि भारत की जो जनसंख्या है और इसका जो असम स्थानिक वितरण है, इसमें और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल बन गया कि भारत की जनसंख्या के असम स्थानिक वितरण होने के पीछे यहाँ के ऐतिहासिक कारणों से क्या संबंध है या भौतिक और सामाजिक आर्थिक कारणों से किस प्रकार का संबंध है। तो इन प्रत्येक कारणों को आपको आगे इस तरह के तरीके से समझाया जा रहा है। देखिए कौन कौन से ऐसे भौतिक कारण हैं जो आपकी जनसंख्या के स्थानिक वितरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए भौतिक कारणों में कौन कौन से कारण आते हैं। सबसे पहला तो आपका भूविन्यास। जब भूविन्यास कहते हैं इसका मतलब है क्षेत्रों की जो मिट्टी है या वहाँ का जो भू संरचना है वो किस प्रकार का है। जैसे अगर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह इलाके में अगर जनसंख्या कम है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उन इलाकों का जो एक भू आकृति जो है वो इसके पीछे उत्तरदायी है। पथरीला जगह, पहाड़ी जगह का होना, घने जंगलों का होना, जम्मू कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्रों का साथ साथ बर्फीले पहाड़ों का होना, राजस्थान के इलाके का मरुस्थलीय होना। तो ये भू विन्यास जो है और साथ ही साथ जल की उपलब्धता, जिन इलाकों में जल की
उपलब्धता ज्यादा होती है वहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी, जहाँ पे जल की उपलब्धता कम होती है वहां पर जनसंख्या कम दिखाई देगी, क्योंकि जल जो है वो आप मनुष्य के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि कार्य से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक और साथ साथ आपके दैनंदिन जीवन में भी जल की जो प्रमुखता है वो हमें पता है। उसी तरीके से वहाँ की जलवायु यानी उस क्षेत्र की जलवायु किस तरीके की है ये भी कहीं ना कहीं आपको जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ पर सम जलवायु होती है वहाँ पर मुख्य रूप से हमें जनसंख्या का जो वितरण है या जनसंख्या जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। जहाँ काफी प्रचंड गर्मी पड़ती हो या काफी प्रचंड ठंड का मौसम होता है तो उन जगहों पे हमें जनसंख्या विरल दिखाई देती है। यही कारण है कि आप उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में डेल्टा यानी जहाँ पे नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां पर जहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, या तटीय मैदानों में जैसे पूर्वी घाट का मैदान या पश्चिमी घाट का जो मैदान है, यहाँ पर हमको जनसंख्या का जो अनुपात है वह दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों जैसे कि आपका हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। यानी उत्तर भारत का मैदान, डेल्टा का क्षेत्र और तटीय मैदान, यहाँ पर हमको जनसंख्या का अनुपात ज्यादा दिखाई देता है, जबकि हमको हिमालय के क्षेत्रों में या उत्तर पूर्वी जो राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे जो हम 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम आदि जो राज्य हैं, या आपका जो ये आंतरिक जो जिले हैं, मध्य भारत के जो राज्य हैं जैसे कि आपका मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, छत्तीसगढ़ के इलाके कुछ हो गए, महाराष्ट्र का कुछ आंतरिक भाग हो गया, इन इलाकों की अपेक्षा हमको उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, साथ साथ डेल्टा के इलाकों में और तटीय मैदानों में हमें जनसंख्या ज्यादा दिखाई देती है। वैसे वर्तमान में देखा जाए तो सिंचाई का कुछ विकास किया गया है राजस्थान के क्षेत्रों में। उसी तरीके से झारखंड का जो इलाका है यहाँ पर खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की जो उपलब्धता है उसके चलते ये इलाके जो है वो एक इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर विकसित हो रहे हैं। और जो प्रायद्वीपीय राज्य हैं जैसे कि आपका महाराष्ट्र से लेकर नीचे तक अगर आप केरल तक जाएं तो जो कोंकण का क्षेत्र है वहां पर रेलवे का जो एक कोंकण रेलवे जो का जो जाल बिछाया गया और उसके चलते जो वहाँ पर एक परिवहन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो एक बेटर हुआ, इसने कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में भी आज के समय में जनसंख्या यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो पहले विरल जनसंख्या का क्षेत्र था, अब हम देखते हैं कि ये जनसंख्या मध्य से उच्च संकेंद्रण की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन सकता है, इस पूरे लाइन को ध्यान रखिए, जैसे कि कौन सा वह राज्य है जहां सिंचाई के विकास के कारण जनसंख्या विरल थी और अब वहां जनसंख्या मध्यम से उच्च संकेंद्रण की तरफ जा रही है, तो राजस्थान। कौन सा ऐसा राज्य है जहां खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता के कारण विरल जनसंख्या के होने के बाद अब वहां जनसंख्या जो है वो मध्यम से उच्च संकेंद्रण की तरफ जा रही है, तो झारखंड। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा इस पोर्शन को। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक हम लोग जो भारत में जनसंख्या वितरण का जो एक असम या जो असमान वितरण है उसके पीछे हम लोगों ने भौतिक कारकों को देखा। भौतिक कारकों के बाद अब हम सामाजिक, आर्थिक और उसके ऐतिहासिक कारकों को समझने का अगर प्रयास करें तो सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं वो हैं आपके अस्थायी कृषि का उद्भव और कृषि का विकास, मानव बस्ती का प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास और औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। ये 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो ये 2 नंबर का एक सवाल हो सकता है। अब इसको एक एक करके देखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि यहाँ पर अस्थायी कृषि का उद्भव और विकास जो है, आपको पता है कि मानव की जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है या क्रियाकलाप जो है वो कृषि है। प्रारंभ से ही कृषि जो है मनुष्य की एक सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि रही है। और जब मनुष्य ने कृषि का जो कला है, मनुष्य ने जब उसे अस्थायी तरीके से जान लिया और अस्थायी कृषि करना जब प्रारंभ किया तो वो कहीं ना कहीं मानव के जीवन में, मानव के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अस्थायी कृषि के बाद ही मनुष्य एक स्थान पर टिक कर रह पाया। उसके पूर्व जब तक अस्थायी कृषि का ज्ञान नहीं था, कृषि कला का ज्ञान नहीं था, मानव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने लिए भोजन इकट्ठा किया करता था। परंतु अस्थायी कृषि ने मनुष्य को एक जगह रहने का जो एक एनवायरनमेंट है, वातावरण जो है वो क्रिएट किया। और जैसे जैसे कृषि का डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, उसने कहीं ना कहीं जो मानवों की बस्ती है वो छोटी से और ज्यादा बड़ी होती चली गई, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती चली गई उनके लिए भोजन की व्यवस्था कृषि के विकास के साथ साथ वो होता चला गया। इस कारण जो मानव बस्तियां हैं उन इलाकों में आपको ज्यादा दिखाई देंगी जहां पर कृषि का विकास बेहतर तरीके से हुआ।
उसी तरीके से परिवहन भी मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि व्यापार, उद्योग वगैरह जो है ये कहीं ना कहीं आपको परिवहन का एक जो सुदृढ़ तंत्र होता है, एक विकसित परिवहन की जो व्यवस्था होती है वो आवश्यक होती है आपके व्यापार के लिए या औद्योगिकरण के लिए। तो परिवहन का बेटर होता जाना, और जिन इलाकों में परिवहन का जो एक सिस्टम है वो अगर डेवलप्ड है तो हम वहां भी देखते हैं कि जनसंख्या जो है वो ज्यादा पाई जाती है। प्राचीन समय में जो परिवहन के मुख्य साधन थे उसमें आपका नदी के मार्ग से नौका वगैरह का जो एक चलन था, बाद में आपको रोड और रेलवे ये बढ़ते चले गए। तो इसने भी कहीं ना कहीं जिन इलाकों में परिवहन के बेहतर व्यवस्थाएं हैं वहां पर हम देखते हैं कि जनसंख्या आपको ज्यादा दिखाई देती है। उसी तरीके से औद्योगिकरण और नगरीकरण, जिन इलाके में आपको उद्योगों की ज्यादा स्थापना हुई है, जो इलाके आज के समय में नगर के रूप में विकसित हुए हैं, वहां पर भी हमें जनसंख्या ज्यादा दिखाई देती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो भारत का नदी मैदानी क्षेत्र है या तटीय क्षेत्र जो है ये हमेशा से ही एक विशाल जनसंख्या के सांद्रण वाले क्षेत्र है। सांद्रण इन द सेंस की जो ये कंसंट्रेट है, यहाँ पर जनसंख्या जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। नदी मैदानों में जैसे कि आपका ये बिहार, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं ये आपका नदी मैदानी क्षेत्रों में है, और तटीय क्षेत्रों में जो आपका ये पूर्वी तट जो है समुद्र का और ये जो पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है इसके जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर हमें हमेशा विशाल जनसंख्या दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये भी सही है कि इन इलाकों में विशाल जनसंख्या होने के कारण यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें मुख्य रूप से जमीन और जल, इनका उपयोग ज्यादा हुआ, और इनके उपयोग ज्यादा होने से इनमें एक निम्नीकरण की समस्या आ गई। यानी जमीन का जो एक क्वालिटी है, जो उर्वरा है या उसका उपजाऊपन है वो कम होता चला गया, जल दूषित होते चले गए, जल कम होते चले गए, भूमिगत जल की मात्रा कम होती चली गई। लेकिन फिर भी अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर आरंभिक समय से ही, यानी मनुष्य के जो बस्तियों का एक जो या मनुष्य के रहने का जो एक इतिहास है, आरंभिक समय से ही इन इलाकों में जनसंख्या जो है वो यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे ज्यादा सांद्रित है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये जो क्षेत्र है ये नगरीय क्षेत्र, ये नगर हैं, और साथ साथ यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, और औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण इन इलाकों में जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली गई। चूंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर प्रवास भी हुआ। जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन औद्योगिक प्रवास करता गया रोजी रोटी की तलाश में। इसलिए ये जो औद्योगिक या नगर क्षेत्र जो है यहाँ पर भी हमें जनसंख्या का उच्च सांद्रण यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन दिखाई देता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जनसंख्या के घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या का घनत्व जो है वो भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण से ही संबंधित टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।